अरे मिंटू। हेलो सर। मिंटू इधर कैसे? सर वो आज ज्योग्राफी का एक चैप्टर था, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सर वो समझना था। हाँ हाँ, जो फर्स्ट चैप्टर है। हाँ सर। सर उसमें ना ज्यादातर रटना ही है। हाँ उसमें रटना तो है, लेकिन काफी चीजें हैं जो समझ सकते हो। आ जाओ, देखते हैं। थैंक यू सर। क्या नाम था चैप्टर का? सर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बिट्टू देखो, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो है ना, ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें क्या होता है कि ज्योग्राफी में बेसिकली तुम ये देखते हो कि जो अर्थ के अंदर रिसोर्सेज हैं, जो हमारे कंट्री में रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज किया जाए, राइट। इसीलिए पहला चैप्टर जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर है कि रिसोर्सेज है क्या चीज, क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, और वो कौन ओन करता है, और किस तरह से कई बार रिसोर्सेज खराब भी हो जाते हैं तो कैसे उनको मैनेज करना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली, इसमें एक तो हम ये पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज को, फर्स्ट चीज हम ये पढ़ेंगे कि क्लासिफाई कैसे करते हैं रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की किस तरह से हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करें। दूसरा जो होगा वो होगा कि ये रिसोर्स प्लानिंग। एक बार हमने रिसोर्स क्लासिफाई कर लिए, बांट लिए कि भाई ये इस तरह का रिसोर्स है, इस तरह का रिसोर्स है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिसोर्स को प्लानिंग कैसे करते हैं। ठीक है। कि उनकी प्लानिंग, उनको कैसे मैनेज करना है, वो सब चीजें कैसे करते हैं। फिर हम एक पर्टिकुलर रिसोर्स लेंगे इस के अंदर, जिसको जो कि बेसिकली वो होगा लैंड। लैंड को, लैंड या सॉइल, उसको एज अ रिसोर्स लेंगे। ठीक है। तो उसमें हम बेसिकली लैंड और सॉइल को एज अ रिसोर्स लेंगे, उसको देखेंगे कि क्या उसमें किस तरह की सॉइल होती है, और कैसे लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, वो सब चीजें क्या हो रही है। तो बेसिकली हम ये तीन चीजें जो है ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके सर। तो जो पहली चीज है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम तीन तरीकों से देखते हैं। ठीक है। तुम ये चार्ट जो मैं बनाने वाला हूँ ये बस ध्यान रखना, और तुम्हें पूरा ये इसका ये चीज याद हो जाएगी कि कैसे इसको पेपर में लिखना है। ठीक है। तो फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। मतलब हम ये कहते हैं कि यार कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो खत्म हो सकते हैं अगर हम इंडेफिनेटली उनको यूज करते रहें। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब खत्म होना। और कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो खत्म नहीं होंगे बिकॉज वो बार बार रिन्यू हो सकते हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल। तुम्हें बताइए रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? विंड, सोलर। ठीक है, ये रिन्यूएबल हुए। ठीक है। और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल हो गए आपके फॉसिल फ्यूल्स हो गए। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, ये सब हो गए। ठीक है। ये भी ये, अब देखो ना, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से रिसोर्सेज है जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। बिकॉज अगर कोई रिसोर्स ऐसा है जो बार बार रिन्यू हो सकता है, जैसे विंड, सोलर है, तो उसमें हमारे को थोड़ी टेंशन कम हो। ठीक है ना। फर्स्ट बेस हो गया ये वाला। ठीक है। सेकंड हो गया ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप। मतलब जो रिसोर्सेज हैं उन्हें ओन कौन करता है। ठीक है, तुम करते हो, मैं करता हूँ, कंट्री ओन करता है, कौन ओन करता है। ठीक है। इसमें चार टाइप्स होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, कि भाई एक ये मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ उसको और डिटेल में, अभी सिर्फ नाम देख लो। इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन। ठीक है। इंडिविजुअल में इंडिविजुअल ओन करता है, कम्युनिटी ओन में कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल ओन दोज रिसोर्सेज। थर्ड इज नेशनल, मतलब एक कंट्री ओन करता है। फोर्थ इज इंटरनेशनल, कि ना एक कंट्री ओन करता है, एक बेसिकली पूरा वर्ल्ड उसको ओन करता है। किस तरह के वो रिसोर्सेज होते हैं हम थोड़ी देर में इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ओनरशिप इंपॉर्टेंट है। अगर यही नहीं पता कि कौन ओन कर रहा है रिसोर्सेज, तो फिर वो उस रिसोर्सेज को कौन तो मैनेज करेगा और कैसे उसको यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है ना। तो अच्छा, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब ठीक है, हमें ये पता चल गया कि भाई एग्जॉस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, कौन इसको ओन कर सकता है। अब ये है कि उन रिसोर्सेज को कितना डेवलप किया जा सकता है ना, उसका क्या पोटेंशियल है। ठीक है। इसमें चार टाइप्स होते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है अक्सर, मैंने देखा है कि बच्चों को आता नहीं होता। इसमें देखो, जैसे पहला टाइप है पोटेंशियल। ठीक है। पोटेंशियल का मतलब होता है जैसे कि विंड एंड सोलर है, ये पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि
ये जो रिसोर्सेज हैं इनकी अभी पूरी तरह से दे आर नॉट यूटिलाइज्ड, ठीक है ना। विंड बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसका, ठीक है ना, पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं है। और उसका बड़ा रीजन ये है कि टेक्नोलॉजी जो है इसकी वो इज नॉट फुली डेवलप्ड, ठीक है, टेक्नोलॉजी फुली डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल रिसोर्सेज। बेसिकली इसमें हम क्या कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी फुली डेवलप नहीं है, ठीक है थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी बट फुली डेवलप नहीं है, और इसलिए दीज रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, ठीक है। पोटेंशियल के अगेंस्ट देखो, एक होता है रिजर्व्स। रिजर्व जैसे हाइड्रो हो गया। अब हाइड्रो में क्या होता है, अब हाइड्रो में क्या है ना, हाइड्रो में टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बट इसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन देखो ना। डैम्स में हाइड्रो हाइड्रो क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। डैम्स डैम्स तो कब से बन रहे हैं, 1950 60 से बन रहे हैं इंडिया के अंदर। तो टेक्नोलॉजी है बट इसका फुली यूटिलाइज हमने नहीं किया है। टेक्नोलॉजी है बट वी वी हैव नॉट स्टार्टेड फुली यूटिलाइजिंग देम, ठीक है। ये देखो डिफरेंस देखो इसमें और पोटेंशियल में। पोटेंशियल में क्या होता है, टेक्नोलॉजी इज नॉट फुली डेवलप्ड। इसमें टेक्नोलॉजी फुली डेवलप्ड है बट हमने इसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर कभी आपको किस तरह के रिसोर्सेज पे ध्यान देना हो तो पहले आप रिजर्व्स वाले जो हाइड्रो वाले हैं उनको पूरी तरह से यूटिलाइज करो, उसके बाद पोटेंशियल पे आओ, क्योंकि उसमें भी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। फिर ये हो गए दो तरह के टाइप्स, ठीक है। तीसरा हो गया स्टॉक। स्टॉक वो होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी आई नहीं है, बिल्कुल भी आई है, देयर इज नो टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे वाटर होता है, ठीक है। वाटर में क्या, वाटर इज कंपोज्ड ऑफ H2 एंड O2। अब अगर इन दोनों को अलग निकाल लें तो इधर फ्यूल की तरह काम कर सकते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, बट वाटर को ऐसे स्प्लिट करके फ्यूल तो नहीं बनाया जा सकता, अभी ऐसी टेक्नोलॉजी तो है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके को कहते हैं स्टॉक, ठीक है, जिसकी टेक्नोलॉजी ही अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट अगर आगे ऐसे टेक्नोलॉजी आती है तो उस तरह का रिसोर्स बन सकता है, ठीक है। फाइनली जो एक जो चौथी कैटेगरी है वो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है चौथी कैटेगरी डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज मतलब उसमें सब कुछ है, उसमें टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और उसको हमने यूटिलाइज करना भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स एक ऐसी होगी जिसमें हमने टेक्नोलॉजी भी है और उसमें हमने उनको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा जिसमें मेन पैरामीटर्स जो थे, मेन बातें तुम्हें याद रखनी, तो एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, खत्म हो सकता है नहीं हो सकता, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल हो गया, ओनरशिप बेसिकली इंडिविजुअल कम्युनिटी ओन नेशनल इंटरनेशनल ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स, रिजर्व्स और ये डेवलप्ड, ठीक है। तुम्हारे को यू विल नॉट बी आस्क्ड इन डिटेल मेरे ख्याल से कि कितना की कौन सी चीज क्या है, बट अगर समझ होगी तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई दिस इन योर डेली लाइफ, ठीक है। एटलीस्ट तुम्हें नाम याद होने चाहिए, पोटेंशियल, स्टॉक, रिजर्व्स एंड डेवलप्ड, ठीक है। नाउ विल डू दिस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा रिसोर्स कौन ओन करता है, तभी तो उसकी मैनेजमेंट उसकी प्लानिंग के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल डू इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब कि वो जो रिसोर्स है वो कोई इंडिविजुअल ओन करता है, जैसे हम विलेजेस में कह सकते हैं फार्म लैंड्स होती है, ठीक है, वो कौन ओन करता है, फार्मर्स ओन करते हैं, ठीक है। सिटीज में देखें तो आपके हाउसेस हो गए, ये कौन ओन करता है, इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, दे आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है। दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है। सेकंड इज कम्युनिटी ओन। Community owned means कि the resource is owned by a group of community, by a group of people. ठीक है। अब owned by a group of people का क्या एग्जांपल होगा, जैसे कि अगर सिटीज में देखें तो पार्क्स हो गए, ठीक है, मतलब पार्क तो किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं होती ना, वो तो सबकी होती है। विलेजेस में देखें तो ब्यूरियल ग्राउंड्स होते हैं। ब्यूरियल ग्राउंड मतलब जहाँ लोगों को जलाते हैं जब वो मर जाते हैं, तो उन्हें ब्यूरियल ग्राउंड्स कहते हैं। या ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं। ग्रेजिंग ग्राउंड वो कॉमन एरिया होता है जहाँ फार्मर्स जो होते हैं वो अपने जानवरों को ले जाते हैं
और वहां पर ग्रेजिंग करवाते हैं, मतलब उनसे वहां पर कुछ फसल वसल उगी होती है, वो ग्रेज करते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो वो कॉमन ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है, वो किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं होती। ब्यूरल ग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड आर एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, ठीक है। थर्ड इज नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? नेशनल रिसोर्सेज हो गया जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गई, ठीक है। ये तो किसी एक इंडिविजुअल या कम्युनिटी का नहीं होता, नहीं तो पूरा कंट्री का होता है। वाटर हो गया, ठीक है, ये सब नेशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इनफैक्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ओशंस में, कहते हैं कि जैसे ओशन होता है, ठीक है, ओशंस में अप टू 12 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। बेसिकली किलोमीटर्स में देखें तो ये 19.2 किलोमीटर होता है। इतने डिस्टेंस तक का जो एरिया होता है उसमें जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे वो कंट्री के माने जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये इंडिया, सदर्न इंडिया है, 12 नॉटिकल माइल्स कुछ ऐसा ऐसा आएगा। तो इस एरिया में जो भी होगा वो इंडिया की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। फोर्थ होता है इसमें इंटरनेशनल। इंटरनेशनल रिसोर्सेज मतलब कि वो किसी एक कंट्री के नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के हैं, ठीक है। सो नो कंट्री ओन्स दीज रिसोर्सेज। सोचो जरा कौन से ऐसे रिसोर्स हो सकते हैं? सर ऐसा रिसोर्स कौन सा हो सकता है? ऐसा रिसोर्स होगा ओपन ओशन में, मैंने बताया ना, ये वाला जो एरिया है यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स तक का तो कंट्री का है, उसके बाद का जो भी एरिया है वो किसी कंट्री की पावर में नहीं होगा, उसमें जो भी रिसोर्सेज होंगे वो वर्ल्ड के माने जाएंगे, ठीक है। तो जो ग्रेटर देन 200 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ से 200 किलोमीटर्स के बाद का जो भी एरिया है वो, ये 200 किलोमीटर मान लो, वो जो होगा वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में माना जाएगा, वो किसी कंट्री का रिसोर्स नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो ये किसी कंट्री के नहीं होते, ये पूरे वर्ल्ड के होते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो दीज आर द फोर बेसिस, फोर बेसिस जिस मतलब जिसके बेस पे हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, अब हमें ये पढ़ लिया कि रिसोर्सेज बेसिकली कैसे क्लासिफाई होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि रिसोर्स को अगर एक बार हमने क्लासिफाई कर लिया तो रिसोर्स को फिर मैनेज कैसे करना है, इसके लिए एक टर्म होती है जिसे कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। बहुत ही बेसिक है, मतलब अगर तुम सोचोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा रिसोर्स प्लानिंग क्या है, ठीक है। इसको वैसे डिफाइन कैसे करते हैं? बेसिकली टेक्नोलॉजी फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आप कैसे रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करो, किस तरह से टेक्नोलॉजी लगाओ, क्या लगाओ, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी डिफाइन रिसोर्स प्लानिंग। इसमें 3 स्टेजेस होती है, ठीक है, कि हम प्लानिंग करेंगे कैसे। ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि भी हमारे पास रिसोर्सेज कौन से हैं, ठीक है। इनफैक्ट क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया था। पहले रिसोर्सेज तो पहचानो भाई कौन से रिसोर्सेज है तुम्हारे पास, ठीक है। एक बार तुमने रिसोर्सेज पहचान लिया फिर तुम उसको प्लानिंग करोगे। प्लानिंग में क्या क्या आएगा? सबसे पहले तुम देखोगे यार मेरे पास टेक्नोलॉजी है उसको यूटिलाइज करने की या नहीं, किस तरह की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तुम ये देखोगे कि मेरे पास स्किल सेट है या नहीं है। स्किल्स है, मैं उस टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी है बट लोगों को वो टेक्नोलॉजी आती नहीं है, स्किल्स है या नहीं है। थर्ड इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस मतलब कि जो भी वो टेक्नोलॉजी है उसके लिए मैंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बॉडीज बना रखी हैं जो उस टेक्नोलॉजी को यूज करे ना करे, कर सकती है नहीं कर सकती। ये तीनों चीजों का तुम्हें प्लानिंग में ध्यान रखना पड़ेगा और इससे तुम एक प्लान बनाओगे। इस प्लान को कहते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। ये थोड़ा सा एक्चुअली रटने लायक ही है, मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए इजी कर रहा हूँ इसको रटना, ठीक है। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाओगे तुम, और वो उस प्लान का मतलब क्या होगा कि कैसे उस रिसोर्स को जो है कंट्री यूज करेगा, ठीक है। फाइनल स्टेज ये होगी कि तुमने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान तो बनाया, ठीक है, बट कंट्री का जो नेशनल प्लान है उनका क्या होगा, तो ये लिंक्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है, दिस आरडीपी, इट शुड बी लिंक्ड टू नेशनल डेवलपमेंट प्लान,
ठीक है। तो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान शुड बी लिंक टू नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है। अगर अब अपने एक बेसिक रिसोर्स को यूज किए जा रहे हो बट कंट्री में उसकी रिसोर्स की इतनी जरूरत है ही नहीं उसको यूटिलाइजेशन की, तो फिर क्या फायदा। तो कंट्री की जो नीड्स है उसका जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है उससे वो लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है। तो ये थोड़ा है रटने के लिए, बट तुम समझने के लिए ऐसे ध्यान रख सकते हो कि पहले मैं रिसोर्स को आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है। फिर प्लानिंग करूंगा। प्लानिंग में तीन चीजें यूज होंगी, टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इसके बेस पे मैं रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाऊंगा एंड फाइनली दैट रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान शुड बी लिंक्ड टू नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है। दिस इज बेसिकली रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है। बट which was what resource planning basically is technology for proper utilization of resources. How are we going to use that technology? ठीक है। तो ये हो गया आपका रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है। अब हम एक रिसोर्स को पकड़ेंगे, बेसिकली सॉइल को एज अ रिसोर्स पकड़ेंगे, और मैं पहले कोई एग्जांपल लेके बताऊंगा कि किस तरह से एक रिसोर्स इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है। और फिर किस तरह से उसका डिग्रेडेशन है, इरोजन हो रहा है, और क्यों हो रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे। ठीक है। पहले जो मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं लूंगा जो कि इनफैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी पूछा भी जाता है, दैट इज बेसिकली ब्लैक ब्लैक सॉइल। The first resource that we are going to study is basically soil, and that in soil we are going to study black soil. तुम देख सकते हो, दिस इज अ फोटो ऑफ ब्लैक सॉइल। ये इनफैक्ट कई मूवीज में भी देखा होगा तुमने इस तरह की सॉइल। इसमें काफी क्रैक्स हैं। ठीक है। इट्स क्वाइट अ फर्टाइल सॉइल। ठीक है। इट्स ऑब्वियसली इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं व्हिच कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। बेसिकली फर्स्ट थिंग इज इट इज ब्लैक इन कलर। ठीक है। एग्जामिनर तुम्हें ऐसा भी बोल सकता है कि ये रेगुलर साइड के बारे में बताओ, REG बार, इसे रेगुलर साइड भी बोलते हैं। ठीक है। इट इज ब्लैक इन कलर। इसमें ये बेसिकली कॉटन उगाया जाता है इसके अंदर। इट इज फेमस फॉर ग्रोइंग कॉटन। ठीक है। इसकी खास बात क्या है ना, ये एक्चुअली क्ले से बनी होती है। इसमें क्ले होता है बहुत, और क्ले क्या करता है, वो क्ले डज इट होल्ड्स मॉइस्चर। अगर तुम बचपन में जब हम खेलते थे तो अक्सर अगर याद हो, क्ले में क्या होता था, अगर क्ले में तुम पानी डालो ना तो वो पानी को नीचे नहीं जाने देता। वो क्ले जो होता है पानी को होल्ड कर लेता है। तो ये वाली जो सॉइल है इसके अंदर भी क्ले होती है। तो पानी क्या करते हैं, जब बारिश होती है, पानी या इरिगेशन आप कर रहे हो, तो पानी जाता है सॉइल के अंदर, बट वो बहुत नीचे नहीं जाता। उससे क्या होता है, जहाँ पर रूट्स होती है वहां पर उसको अच्छा खासा पानी मिल जाता है। तो इसलिए ये एक बड़ी इस रीजन से काफी फर्टाइल होती है। ठीक है। और इससे ये भी होता है कि जब मान लो हॉट वेदर आता है, तो मतलब जब गर्मी आती है, ठीक है, तो ये जो मॉइस्चर जो क्ले ने होल्ड किया होता है ना, दैट गेट्स ड्राइड अप, वो सूख जाता है। तो इसलिए डीप क्रैक्स बन जाते हैं। ये वो क्रैक्स थे जिसके अंदर पानी गया था, और अब जब गर्मी आई तो वो जो है पानी इवेपोरेट हो गया। ठीक है। और अब वहां पर खाली खाली हो गया, तो इसलिए यहाँ पर क्रैक्स बन जाते हैं। ठीक है। तो इन क्रैक्स की वजह से ये इस तरह से दिखती है। और इससे क्या होता है कि इसमें जब इस तरह के क्रैक्स बनते हैं तो एरेशन एरेशन मतलब कि जो एयर है दैट कैन इजीली पास थ्रू दिस सॉइल, तो वो इसको और फायदा करता है। ठीक है। तो ये मेजर प्रॉपर्टीज हैं इस ब्लैक सॉइल की, विच यू शुड रिमेंबर। ठीक है। और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं इस सॉइल में। देखो, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम में रिच है ये सॉइल। ठीक है। पोटैश में रिच है। लाइम में रिच है। बट इट इज पुअर इन फॉस्फोरस। ठीक है। ये थोड़ा सा रटने वाली लाइन है, ये एक्चुअली याद हो भी नहीं पाता है, but you have to remember this line. Basically, nutrients and it is rich in these things and poor in phosphorus. ठीक है। और दिस सॉइल इज बेसिकली फाउंड इन डेक्कन ट्रैप। वहाँ एक्चुअली इफ यू रिमेम्बर पहले की क्लासेस में तुमने पढ़ा हो शायद, डेक्कन ट्रैप जो था वो बना था लावा से। लावा निकला था, वो लावा स्प्रेड हो गया था जमीन पर, उसकी वजह से वो बना था। तो सो दिस इज दिस काइंड ऑफ सॉइल इज फाउंड इन महाराष्ट्र एंड MP। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन महाराष्ट्र एंड MP। ठीक है। तो नाउ वी हैव डन ब्लैक सॉइल, नाउ वी विल डू टू थिंग्स, वन इज लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन। अब ना लैंड डिग्रेडेशन देखते हैं। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि जो लैंड है, जो सॉइल है,
उसका डिग्रेड हो जाना, मतलब उसका खराब हो जाना। अब ये कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्चुअली जो मेन जो रीजन है वो है, माइनिंग होती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, ओवर ग्रेजिंग होता है, ओवर इरिगेशन होता है। पहले ही बारी बारी से एक एक एक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो माइनिंग देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये माइनिंग हो रही है, तुमने देखा भी होगा, मूवीज में भी देखा होगा, कोल माइनिंग हो रही है। ठीक है, इस तरह से माइंस को खोदा जाता है और फिर उसमें से मिनरल्स निकाले जाते हैं। ठीक है, अब जब ये खोदा जाता है तब तक तो ठीक है। ठीक है, लेकिन देखो जब ये खोद के सारे मिनरल्स निकाल लिया तब देखो उसके बाद कैसी हालत हो जाती है। मतलब जहां हमने गड्ढा जो खोदा था वहां पर अब कुछ नहीं बचता, और ये इस तरह से आपने उसको पूरे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ से जब पानी वानी भी बहता है तो वो सारे मिनरल्स को लेके बहता है साथ में, तो उससे भी वाटर पोल्यूशन हो जाता है। ये देखो ये उसकी फिगर है। तो ये माइन, इससे क्या होता है कि जो लैंड होती है वो डिग्रेड हो जाती है, जो आपकी टॉप सॉइल होती है वो बह जाती है। ठीक है, वो यहाँ पर जितनी भी सॉइल थी वो सब खराब हो गई। तो ये जो है ये हो गया, ये हो गया, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ माइनिंग, कि हाउ लैंड इज डिग्रेडेड ड्यू टू माइनिंग। दिस इज जनरली प्रेवलेंट इन दो स्टेट्स जहाँ पर माइनिंग होती है, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, बिहार हो गया। इन स्टेट्स में ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लैंड डिग्रेडेशन टू माइनिंग। सिमिलरली डिफॉरेस्टेशन की बात करें, डिफॉरेस्टेशन इज बेसिकली जिसमें जो फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, जो ट्रीज हैं उन्हें काट दिया जाता है। अब जब ये माइनिंग होती है तब इसमें भी ऐसे ही होता है। पहले यहाँ जंगल हुआ करते थे, फॉरेस्ट हुआ करते थे, और उन फॉरेस्ट के ट्रीज को काट दिया गया, तो जो फॉरेस्ट हट गए, ट्रीज हट गए, तो उससे जो लैंड, जो सॉइल होती है वो बहुत लूज हो जाती है। मतलब कोई भी हवा चलेगी, पानी बहेगा तो वो सॉइल जो उड़ जाएगी, उसके साथ बह जाएगी। उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन की वजह से भी, इससे तुम देख सकते हैं जितनी भी सॉइल थी वो सब चली गई। तो इसकी वजह से भी, डिफोरेस्टेशन की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, ये माइनिंग इज फर्स्ट रीजन एंड डिफोरेस्टेशन इज सेकंड रीजन। थर्ड रीजन इज ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है कि जहां पर एनिमल्स जो होते हैं वो इतनी ज्यादा, जो टॉप सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, उसको इतना ज्यादा ग्रेज कर लेते हैं, मतलब खा जाते हैं, कि वहां पर सॉइल में कुछ बचता नहीं है। इसीलिए वो फिगर्स देखो। ठीक है, यहाँ पर देखो कहाँ से, बट ये वो वाला एरिया है जहाँ पर जो है जो फर्टाइल सॉइल थी जो वो ग्रेज कर ली गई। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये इनफैक्ट ज्यादा क्लियर होगा। ये जो ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर ग्रास नहीं है वो ओवर ग्रेस्ड हो चुका है। इस तरह से ये जो पूरा एरिया होगा वो ओवर ग्रेस्ड हो जाएगा, तो फिर जानवरों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इनफैक्ट ये जो फर्टाइल सॉइल है वही चली जाएगी। ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग, तो इस तरह से इस सीजन से ये लैंड डिग्रेड होती है। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि राजस्थान में बहुत ज्यादा ये है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, एमपी में भी है। तो ये दीज आर सम स्टेट्स जहां पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, फोर्थ जो रीजन है वो है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन का क्या मतलब होता है कि अब जैसे कुछ स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। तो पंजाब हरियाणा में क्या होता है कि जो फार्मर है वहां पर जब इरिगेशन करते हैं, तो देखो जैसे ये फिगर देखो, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा इरिगेट कर देते हैं सॉइल पर, मतलब सॉइल को, मतलब बहुत ज्यादा पानी वहां दे देते हैं। तो जब बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं तो उस प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज क्या होता है कि इस ओवर इरिगेशन की वजह से क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है। वाटर लॉगिंग मतलब बहुत ज्यादा पानी का इकट्ठा हो जाना। जब बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पर, तो क्या होता है उस जब गर्मी पड़ेगी, धूप पड़ेगी, तो वो पानी जो है इवापोरेट होगा। ठीक है ना, और वो पानी जब इवापोरेट होगा तो नीचे सॉल्ट्स बच जाएंगे। ठीक है, सॉल्ट्स बच जाते हैं और वो सॉल्ट्स सॉइल के ऊपर आ जाते हैं, और उसकी वजह से जो है वो लैंड डिग्रेड हो जाती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये व्हाइट व्हाइट है, ये वो सॉल्ट्स हैं, जो जब वाटर जो है इवेपोरेट हो गया तो सॉल्ट्स बच गए, उन सॉल्ट्स की वजह से वो लैंड जो है डिग्रेड हो जाती है। तो इट इज नेसेसरी कि ओवर इरिगेशन भी ना हो, मतलब जितनी इरिगेशन चाहिए सिर्फ उतना ही करें, राइट। सो दीज आर सम रीजंस। तो फर्स्ट वाज कि माइनिंग था रीजन, सेकंड था डिफॉरेस्टेशन, थर्ड इज ओवरग्रेजिंग, एंड फोर्थ रीजन इज ओवर इरिगेशन। कुछ लोग फिफ्थ रीजन इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे सीमेंट फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, तो उनसे क्या होता है कि उनकी जो डस्ट जो होती है वो उड़ती है और वो सॉइल के ऊपर बैठ जाती है, उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड हो जाती है। बिकॉज सॉइल जो है उसके ऊपर एक लेयर आप डस्ट की बिठा दोगे तो फिर वो सॉइल जो है breathe नहीं कर सकेगी, उसके ऊपर कुछ
इरोजन डेवलप नहीं हो सकेंगे। वो भी एक फिफ्थ रीजन है, बट प्राइमरी जो रीजन है वो ये चार है। तो अगर तुमसे पूछते हैं तो तुम ये चार रीजन तो जरूर लिखना। एंड यू ऑल्सो मेंशन द स्टेट्स, ठीक है। अब इसके बाद द लास्ट टॉपिक दैट इज रिमेनिंग इज सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है बेसिकली, देखो लैंड डिग्रेडेशन में तो क्या होता था ना कि जो लैंड थी वो एकदम परमानेंटली डैमेज हो गई, राइट? अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, मतलब वहां से तुमने वो लैंड खराब ही कर दी। सॉइल इरोजन थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो डिग्रेड तो कर ही लेते हैं, साथ में क्या होता है कि एंड इट गेट्स वॉश डाउन, मतलब कि वो वहां से जो वो जो सॉइल होती है, जो फर्टाइल सॉइल होती है, वो वहां से चली जाती है। वो पानी बहा के ले जाता है, हवा बहा के ले जाती है, कुछ कुछ देयर कैन बी एनी रीजन, बट बिकॉज ऑफ दैट द फर्टाइल सॉइल जस्ट गेट्स वॉश्ड डाउन, इट इज नॉट देयर ऑन दैट प्लेस, राइट? सो दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है। तो इसमें देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। तो फर्स्ट इज गली इरोजन। तो गली इरोजन में देखो क्या होता है ना, गली इरोजन का मतलब होता है, गली तो तुम समझते हो क्या होता है। गली गली मीन्स जैसे मोहल्ले की गलियां होती है ना, इस तरह से जब वाटर जो होता है जो किसी एरिया के अंदर एक गली बनाता है, तो दैट इज कॉल्ड गली इरोजन। लाइक यू सी दीज टू फिगर्स, राइट? अब इसमें हो क्या रहा है ना, इसमें और इस फिगर को देखो, जैसे इसमें देखते हैं पहले। अब इसमें क्या था, वाटर एक्चुअली कट्स थ्रू क्ले, मतलब एक्चुअली इस एरिया में क्ले बहुत ज्यादा होता है, तो जब वाटर फ्लो कर रहा होता है तो वो क्या करता है, जहां भी क्ले वाला पार्ट होता है जिसको वो इजीली डिस्प्लेस कर सकता है, मूव कर सकता है, उसको वहां से हटा देता है और वो खुद वहां बहने लगता है। तो एक तरह की गली बन जाती है, ठीक है, इस तरह से, जैसे यहाँ पर एक गली बनी हुई है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस उस एरिया की जो सॉइल होती है वो वहां से बह जाती है, तो वो वाला एरिया बिकम्स अनफर्टाइल फॉर कल्टीवेशन, और वहां पर कोई कल्टीवेशन नहीं हो सकता। और अगर अगर मान लो किसी एरिया इस चीज पे ध्यान ना दिया जाए, तुम कहोगे भाई ये तो वाला जो मैं है गली बनी हुई है, ठीक है, बाकी जगह कर दो, बट अगर यहाँ हुआ है फिर और भी जगह तो क्ले है, वहां पर भी हो सकता है। तो होता क्या है कि अगर आप ध्यान ना दो तो वहां पर भी गली बनेगी, और धीरे धीरे पूरा एरिया जो है वो दैट विल बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन। जैसे कि गली का बेस्ट एग्जांपल होता है चंबल। चंबल का रेवाइंस तुमने सुना होगा, चंबल की जो घाटियां होती है, उसमें क्या होता है कि अ, जो चंबल की जो घाटियां होती हैं उसको रेवाइंस कहते हैं। वो रेवाइंस में हुआ क्या था, वो यही हुआ था कि वहाँ गली बन गई थी। जैसे ये जो सेकंड फिगर है, ये वाली फिगर, इस फिगर में क्या हो रहा है, इस फिगर में यही हो रहा है कि जो गली है वो बन गई है। तो रिवाइंस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ गली इरोजन, यू मस्ट राइट इट अगर आपके करने आता है गली इरोजन के बारे में। बेसिकली चंबल की जो घाटियां हैं जहाँ तुम इस तरह से देखते हो कि स्पेस बना हुआ है, जैसे कि जो सेकंड फिगर में है, ये वाली जो फिगर है, तो वहां पर गली वाज द रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम, क्योंकि दैट एरिया बिकम्स कंप्लीटली अनफर्टाइल, वहां पर कुछ नहीं होता, तो इसलिए वहां पर डेकॉइट्स टापू वापू वहां पर लगने लगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज शीट इरोजन। शीट इरोजन का मतलब होता है शीट की तरह सॉइल का बह जाना। तो जैसे कि होता क्या है, जैसे एक स्लोप पे अगर एक रिवर फ्लो कर रही है, स्लोप पे नहीं, मतलब कोई एक एरिया है वहां पे पानी आ जाता है और वहां से एक स्लोप मिल जाता है जहाँ पर वो पानी आराम से बहने लगता है, तो वो क्या करता है, ऊपर की सॉइल जो है उसको लेके चला जाता है। तो इरोजन इस फॉर्म में होता है कि जैसे मान लो एक शीट की तरह इरोजन हो रहा है। जैसे कि ये दो फिगर्स देखो, ये वाली है और ये वाली है। अ, इन दोनों में क्या हो रहा है कि जो जो इरोजन हो रहा है वो दैट इज हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ शीट, ठीक है। तो इसमें basically what we say is that large area flows down a slope and topsoil actually gets washed out, and because of this sheet erosion happens, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज विंड इरोजन। विंड इरोजन में क्या होता है कि विंड चलती है और विंड इतनी तेजी से चलती है कि जो ऊपर की लूज सॉइल होती है उसको वो उड़ा के ले जाती है, तो दैट इज कॉल्ड विंड इरोजन। तो यू कैन सी मतलब वाटर से भी इरोजन होता है सॉइल का, विंड से भी होता है, ठीक है। और भी एक रीजन बोल देते हैं कि फ्लोइंग, मतलब कि जो हम हल चलाते हैं उसकी वजह से भी अगर आप गलत तरीके से फ्लो करते हो तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। So these are the reasons for soil erosion. It's an important topic. We can ask यार
what are the various reasons for this. तो if they ask you those things, you can write about these points, ठीक है। पिक्चर्स ध्यान में रखना, पिक्चर से तुम्हें एकदम क्लैरिटी आ जाएगी एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। वाओ सर, आपने तो काफी ज्यादा अच्छा समझा दिया। हाँ इट्स ओके। सर वो पेपर में कैसे लिखना होगा? हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम्हें वो पेपर में कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। सो दीज आर द पॉइंट्स जो मैंने बताए थे, तुम्हें बस यही आंसर्स याद रखने हैं, ठीक है। सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेसिकली जो मैंने शुरू में बताया था, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, डेवलपमेंट, उसके अलग अलग टाइम, ठीक है। फिर दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम्युनिटी ओन क्या होता है, नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है। इसमें पॉइंट्स वही है जो मैंने अभी तुम्हें बताया। फिर रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। एंड व्हाट आर द थ्री स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। फिर फोर्थ इज लैंड डिग्रेडेशन, कौन कौन सी एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है। आई टोल्ड यू माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, ये सब रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है। फिर आई टोल्ड यू अबाउट ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल के बारे में मैंने बताया था, ब्लैक इन कलर होता है, और ऑल दोस थिंग्स आई टोल्ड यू। डेक्कन प्लेट्यू जो महाराष्ट्र है वहां पर भी होती है ज्यादातर, ठीक है। फिर सॉइल इरोजन एंड इट्स कॉजेस, ठीक है। सॉइल इरोजन के कौन से गली इरोजन अभी मैंने बताया, गली इरोजन, शीप इरोजन, विंड इरोजन, दीज आर द मेन रीजंस व्हाई सॉइल इरोजन हैपेंस। So you can pause the video and you can see these things and यहाँ से तुम डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो, और जो मैंने समझाया था वो तुम्हें अगर जब समझ में आ जाएगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब तो मैं ये आधे घंटे के अंदर ही चैप्टर खत्म कर दूंगा। ओके ओके फाइन। ओके देन बाय। बाय सर।